नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास में आज 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो रहेगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिससे कि बच्चे स्कूल में पेट भर के और फिर बाद में पढ़ाई कर सकें। ये अच्छी स्कीम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल देखेंगे। एक आर्टिकल हम देखेंगे कि देखो, विंटर्स आ रही हैं और यूरोप में जो विंटर्स होती हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जाती है। स्नोफॉल, स्नो स्टॉर्म्स, ये कॉमन है वहाँ पे। तो ऐसे में रशिया ने जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो सप्लाई कट की है गैस, नेचुरल गैस की, तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वो हम जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरीके से हमने जो सक्सेस गेन की है उसके क्या स्ट्रेटजीज रही है हमारी बाकी दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फूड फॉर थॉट। देखो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, इन्होंने देखो अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, फ्री ब्रेकफास्ट। किन के लिए? जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के, उनके लिए। इसमें क्या है कि पहले भी आप देखो, हम मिड डे मील स्कीम की इनकी बात करते हैं, जिससे कि जो एनरोलमेंट है वो बढ़े और जो रिटेनिटी है स्कूल में बच्चों की वो बढ़ सके। क्योंकि बच्चों को जब पेट भूख लगेगी, खाना वहीं की वहीं मिल जाएगा तो पढ़ने में जोर नहीं आता, और खाना नहीं मिलेगा तो वो रिटेन कैसे करेंगे। ऐसी चीज़ को अभी ऑब्जर्व किया गया कि मिड डे मील स्कीम से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के, और दूसरा स्कूलिंग में जिस तरीके की जो लर्निंग डेफिसिट हुई है कोविड-19 के बाद में, उसको कवर अप करने के लिए जब थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा कराने की कोशिश की जा रही है, तो अराउंड 25% ऐसे बच्चे हैं जो कि सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए हुए स्कूल आ जाता है। तो मतलब खाली पेट से कैसे पढ़ाई होगी? सीधी सी बात है। अपन खुद देख लेते हैं भाई, पेट खाली हो, दिमाग ही काम नहीं करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टार्टिंग कर दी गई है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एक और किक स्टार्ट लिया है। मिड डे मील स्कीम का आइडिया तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था 1980s के टाइम पे। आगे और देख लेंगे इसकी डिटेल। तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार पर लगभग 12.75 रुपये एक स्टूडेंट के हिसाब से लागत आएगी। लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स हैं, 1,14,000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो पहली से 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो भाई पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो वैसे ही पढ़ा करके चले जाएंगे। खा पी के चले जाएंगे, उनके लिए तो एक्स्ट्रा और ज़्यादा टिफिन, राइट। बट मिड डे मील स्कीम को यूनिवर्सल बनाना और उसके बाद में अब ये ब्रेकफास्ट स्कीम को चलाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तमिलनाडु ने स्टार्ट की है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है ना गवर्नेंस को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो M.K. स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? भाई ये कोई फ्री भी नहीं है, रेवड़ी नहीं बांट रहे हम, ये चैरिटी नहीं है, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसकी एक एक कमी को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो कैसे हम एजुकेट कर पाएंगे, और एजुकेट नहीं कर पाएंगे तो कैसे एक एम्पावर्ड इंडियन सोसाइटी बन पाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर देखा जाए सोशल जस्टिस की बात करें, समाज में जो न्याय की बात करें, चाहे फिर वो एजुकेशन की बात करो, चाहे हेल्थ की बात करो, इक्वालिटी की बात करो, हर तरीके से आप मान सकते हो, राइट। तो जस्टिस की जब बात आती है ना, तो उस टाइम पर द्रविडियन मूवमेंट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जब द्रविडियन मूवमेंट की हम बात करते हैं, जहाँ पर डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थी या कम्युनिटीज़ थी, उनको 1920s 1930s में जो आवाज़ मिली थी द्रविडियन मूवमेंट के बेसिस पे, आप खुद देखो कि उस मोमेंट में एजुकेशन पे कितना जोर दिया गया था। वही चीज़ अभी कंटिन्यू की जा रही है। 1980s में M.G. रामचंद्रन के द्वारा स्टार्ट किया गया था मिड डे मील स्कीम का कॉन्सेप्ट, जो कि आज पूरे इंडिया में चल रहा है, और बिल्कुल वाटरशेड इवेंट था देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आ जाओ कोविड वाला कॉन्सेप्ट पॉइंट, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत थी कि कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए स्कूल में रोका जा सकता है, और वो भी कम से कम उन बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में है। क्योंकि हम खुद देखते हैं, अक्सर रिपोर्ट्स और ये आती रहती हैं कि 5वीं क्लास के बच्चों को तीसरी क्लास की बुक पढ़नी नहीं आ रही है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी नहीं आ रही है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रेकफास्ट स्कीम भी अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। इसके अलावा आप देखो कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं वहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो इल्लम थेडी कालवी, दैट मीन्स एजुकेशन रीचेस होम, घरों पे जाकर के पढ़ाना। इसके अलावा एनुम एजुथुम, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थमेटिक रीडिंग एंड राइटिंग, दैट मीन्स बेसिक जो लर्निंग होती है वो। काम क्या था? जो भी कोविड की वजह से कमियां आई हैं पढ़ाई में, उनको ठीक करना। इसके अलावा हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कॉलेज गर्ल्स के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज
नॉन एज पुथुमई पेन थिट्टम, ठीक है, ये चल रहा है। इसके अलावा नान मुधावलन ये भी चल रहा है, जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कोर्सेज के बारे में बताना, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स है ना, ये चलाया जा रहा है। और ऐसा काम जो है ये हर एक स्टेट पे कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है। और ये चीज़ें जो हैं वो रोल मॉडल का काम भी कर सकती है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो, है ना। तो ये हो गया सारा। इसके अलावा ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन में अब एजुकेशन को भी जगह मिलने लग गई है कि हाँ जी, एजुकेशन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और ये चीज़ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, ठीक है। और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में इनको रिजल्ट्स भी मिले हैं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन, हेल्थ, ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। देखो, केवल फ्रीबीज बांटने से काम नहीं चलेगा, फ्रीबीज भी ऐसी होनी चाहिए। फ्रीबीज का मतलब जो सपोर्ट देना चाहती है गवर्नमेंट समाज को, वो समाज को सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो, एक दो दिन का नहीं, 50-60 साल का, लंबे समय तक का, राइट। तो वो वाली चीज़ आती है। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर वही चीज़ है कि अभी भी हमारे यहाँ पर जितना खर्चा एजुकेशन पर होना चाहिए वो कम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, कर कितना रहे, 3% से भी कम बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और ये ड्यूटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। और एक कहते हैं ना कि वेलफेयरिज्म का मॉडल यूज़ किया जाए, प्रोग्रेसिव मॉडल यूज़ किया जाए, फिर कंपटीशन लेकर के आया जाए, फिर चुनाव लड़े जाए, तो एक अलग ही बात होगी, ठीक है। तो ये एजुकेशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुतिन्स यूरोपियन विंटर। आर्टिकल को लिखा है मेनका गुरु स्वामी जी ने। देखो, रशिया ने इन्वेड किया, ये सारा सिस्टम चल ही रहा है, पर अभी जैसे हम देखते हैं ना कि जो ऊपर से हम बाल्टिक सी के आसपास के एरिया की बात करें, ठीक है, फिनलैंड, एस्टोनिया, और इधर की एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जर्मनी, और ये सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। अब देखो कि उधर से नॉर्थ स्ट्रीम करके गैस पाइपलाइन डली हुई है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 तो ऑपरेशन में थी, नॉर्थ स्ट्रीम 2 इस साल में ऑपरेशन में आनी थी, पर उसको तो सस्पेंड ही कर दिया गया क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए कि बोला रशिया से हम कुछ खरीदेंगे नहीं, क्योंकि खरीदेंगे तो रशिया के पास पैसा जाएगा और उस पैसे का फिर रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक करने के लिए यूज़ करेगा। अब सवाल यह है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन के थ्रू जो ये नेचुरल गैस सप्लाई होती है ना, उसको रशियन प्रीमियर व्लादिमीर पुतिन ने बंद कर दिया, ठीक है। अब नेचुरल गैस पाइपलाइन इंपॉर्टेंट बहुत है यूरोप के लिए, क्योंकि ठंड पड़ती है वहाँ पर खतरनाक, और ठंड का सीजन आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो इस नॉर्थ स्ट्रीम की जो पूरी फंक्शनिंग है ना, इसको कंट्रोल करने वाली कंपनी का नाम है गैज़प्रोम PJSC। गैज़प्रोम जो है वो रशिया की स्टेट प्रोड्यूसर कंपनी है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पर रशियन गवर्नमेंट का पकड़ है, और गवर्नमेंट में भी मेजरली अगर देखा जाए ना तो पर्सनल व्लादिमीर पुतिन का पकड़ है इस पर, ठीक है। और इसका जो ये कि सीक्वेंस है ना कि कैसे नेचुरल गैस को व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज़ किया है इस वॉर में, ठीक है। तो वो शुरुआत हो जाती है 2000 में। देखो, जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसकी लेगेसी तो आपको पता ही है कि रशिया कंटिन्यू करता है। रशिया की शुरुआत में टेंडेंसी ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप अच्छे रखे जाएंगे तो फिर बाद में हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, पर पता पड़ा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को बिल्कुल भी भाव नहीं दिए जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था। इस चक्कर से फिर रशिया ने डिसाइड कर लिया, जब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी प्रेसिडेंट के तौर पर पकड़ बनाई अपनी, तो उसके बाद में इस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि जी अब कैसे भी करके हमें हमारे हिसाब से चलना है। तो 2000 के टाइम से व्लादिमीर पुतिन ने ये जो रशिया की गैज़प्रोम कंपनी थी ना, इसमें जो भी प्राइवेट ऑनर्स थे या प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स थे उनको निकालना शुरू कर दिया। कुछ ने तो बिना किसी कारण के रिजाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। और अल्टीमेटली ये गैज़प्रोम कंपनी बन गई रशियन गवर्नमेंट कंपनी जो कि नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है। आज आप देखो कि जैसे रशिया की इस कंपनी पे रशियन गवर्नमेंट की पकड़ बनी तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ गए थे, ठीक है, 134% तक लगभग। अब आज देखो आज का क्या हाल हो रहा है। सवाल ये है कि यूरोप में है ना सेंट्रलाइज्ड कूलिंग, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि घरों में हम एक साथ, वो कहते हैं कि बहुत सारे घरों को हीट एक साथ सप्लाई करने की हमारे यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम तो बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर को एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मी एक्सट्रीम, सर्दी एक्सट्रीम, और सर्दी एक्सट्रीम में भी वो बर्फ़ वाली सर्दियाँ नहीं आती हमारे, ठीक है। नॉर्मली अगर देखी जाए केवल नॉर्थ इंडिया को छोड़ दो,
ठीक है। बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखिए तो ठंड आती है तो जीरो जीरो भी बहुत रेयर पहुंचता है, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान में कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे। बाकी बर्फबारी जो होती है वो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इधर वाले एरिया में ज़्यादातर होती है। प्लेन एरिया या साउथ इंडिया में तो कोई चांसेस होते नहीं है। तो हमारे यहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि यूरोप में सेंट्रलाइज हीटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। अब आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। अब इसका यूरोपियन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है। कैसे? एक तो हम जानते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमी पहले ही क्राइसिस में चल रही है, क्योंकि जब से रशिया ने जो एनर्जी सप्लाई को रोका है या कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तब से लेकर अभी तक देखा जाए तो यूरोपियन इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ चुकी है, मंदी की तरफ बढ़ चुकी है। क्यों? यूरोपियन इकोनॉमी डिपेंड किस पे करती है? स्टील मेकर्स, केमिकल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर, कार मैन्युफैक्चरर्स, ये सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी की सप्लाई तो रशिया ने रोक रखी है, तो इस चक्कर से वहाँ पर एनर्जी सप्लाई हो गई कम, महंगी हो गई। तो क्या कर रखा है इंडस्ट्रीज़ ने? वर्किंग आवर्स कम कर दिए, कुछ ने काम करना बंद कर दिया। इस तरीके से क्या हो गया, वहाँ पर जॉब्स प्रॉपर बन ही नहीं पा रही है, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं होगी, तो रिसेशन ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं? ये परिस्थितियाँ वहाँ पे बन रही हैं। और ये जो विंटर्स का जो एक्सपीरियंस है, और सर्दियाँ अब आ रही हैं तो सर्दियों में तो और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो इस विंटर को एक वेपन की तरह यूज़ रशिया ने पहले भी किया है और अभी भी रशिया बिल्कुल रेडी है। और ये चीज़ रशियन स्टूडेंट्स को उनके स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और हम भी पढ़ते हैं ये चीज़। क्या? कि सोवियत यूनियन ने किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर की आर्मी को बिल्कुल हरा दिया था इस ठंड की वजह से। जब हिटलर के 30 लाख के लगभग सोल्जर्स जो थे, जिन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लगातार अटैक किया, ठीक है, पहले फ्रांस को जीत लिया, फिर इधर मूव कर लिया था रशिया की तरफ। पता पड़ा कि 1941 की विंटर्स में आते आते रशियन सोल्जर्स ने घुटने टेक दिए, और तब फिर रेड आर्मी ने रिट्रीट, पहले तो रेड आर्मी रिट्रीट कर गई थी, पीछे हट गई थी, और फिर अटैक किया जब, तो बर्लिन तक पहुंच गए थे। इतना बुरा तरीके से हिटलर को हरा दिया था। और हिटलर की हार का कारण जो सबसे बड़ा था वो यही था कि सोवियत यूनियन ने जो काउंटर अटैक किया था ना, वो बहुत ही बड़ा पॉइंट आ जाती है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि जर्मन्स ने 400 माइल्स तक रशिया की टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, है ना। कब तक? अगस्त तक आते आते हैं, मिड जुलाई तक आते आते हैं। मिड जुलाई का मतलब अभी टाइम चल रहा है, वो तो ज़्यादा ठंड नहीं थी, केवल मॉस्को से 200 मील ही दूर थे। फिर इतने देर में आप पता पड़ता है कि लेट अक्टूबर आते आते रशियन विंटर्स स्टार्ट हो गई। अब रशियन विंटर्स तो आपको पता है साइबेरियन एरिया है, ज़बरदस्त नॉर्दर्न पोल है एकदम, वो तो एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। इतने में जर्मन्स को हो गई प्रॉब्लम। कैसे? जीरो से कम टेम्परेचर रहना, इक्विपमेंट्स काम करने बंद कर गए थे, टूल्स ही काम नहीं कर रहे थे, मशीनें काम नहीं कर रही थी, व्हीकल्स थे वही नहीं काम कर रहे थे। दूसरी चीज़ हो गई कि जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स, जर्मन ट्रूप्स, वो उस ठंड से लड़े कि रशियन रेड आर्मी से लड़े। पता पड़ा कि रेड आर्मी ने काउंटर ऑफेंसिव अटैक कर दिया। रिजल्ट क्या रहा? बर्लिन तक पहुंच गए थे। उसके बाद में आपको पता है कि बर्लिन के बीच में बर्लिन वॉल खड़ी कर दी थी, जिसका वेस्टर्न बर्लिन जो था वो तो वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहा, और ईस्टर्न बर्लिन जो था, ईस्टर्न जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, जिसकी ईस्ट जो आधा बर्लिन जो था वो कम्युनिज्म के अंडर में आ गया था। तो ये परिस्थितियाँ थी। तो यही कुछ ऐसा है कि पुतिन जो है वो हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में सेंट्रलाइज्ड आपको पता है कूलिंग सिस्टम होता है। इवन वहाँ पे सर्दियों में गाड़ियाँ जो चलती हैं वो भी गैस के आधार पर ही चलती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया है कि ये एनर्जी क्राइसिस जो है वो मुश्किलें पैदा करने वाला है। बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, काम वही है। सर्दियाँ आ रही हैं, माइनस में टेम्परेचर होना, ठीक है। यूरोपियन गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा पहले ही कह दिया है कि भाई गैस कंजम्पशन थोड़ा कम कर लो, गैस कंजम्पशन थोड़ा कम कर लो। पर कितना कम करोगे? उनके पास में जितना गैस रिजर्व करने का जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ना, उसका 80% से ज़्यादा तो उन्होंने स्टोरेज कर लिया है। पर सवाल ये है कि आप एक चीज़ बताओ कि आप तो गैस को कंजम्पशन कम कर लोगे, अब रशिया ने आपको गैस देनी बंद कर दी है, तो परिस्थितियाँ और बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट हो। अब रिन्यूएबल एनर्जी तो कहाँ से आएगी जी? नॉर्दर्न इंडिया का तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का तो हाल ये है, जर्मनी का एक्सपीरियंस राइटर खुद बता रही हैं
कि वहाँ पर 3 बजे तो अंधेरा हो जाता है, दोपहर के 3 बजे के लगभग तो बोला अंधेरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है यूरोप, और सन है, सन का मूवमेंट किस तरफ रहता है इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर तो गर्मियाँ रहेंगी, पर यहाँ पर क्या रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ तो हालत ख़राब रहती है। हमारे भी तो दिन छोटे हो जाते हैं, हमारे लैटिट्यूड से भी अपर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है यूरोप, तो हालत हो जाती है ख़राब। तो इसी तरीके से ही अब यूक्रेन को भी क्या यही लेसन देने का सोच रखा है रशिया ने। अब देखो, बोलने को तो ये बोला जा रहा है, रिपोर्ट्स भी हमने बहुत देखी हैं कि यूक्रेन के ट्रूप्स हैं वो फाइट बैक कर रहे हैं, 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को रिक्लेम कर लिया है, खार्किव रीजन को फ्री करवा लिया है। पर सवाल ये है कि अभी ये जो सर्दियां आ रही हैं, उन सर्दियों में कैसे लड़ेंगे ये लोग, वो देखने वाली बात आएगी। तो 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो काम सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने किया था, क्या ऐसा कुछ रिपीट होगा? फिर बात आती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूनाइटेड नेशन। देखो, शांति को स्थापित करने में आज के टाइम पर एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट साबित हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरा कि मिलिट्री सुपीरियरिटी किसी के पास में हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नई टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल कोई यूज़ कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये कर रहा है कि किसी देश के लोगों में कितनी राष्ट्रवाद की भावना है। अगर वो लोग अपने देश, अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं तो वो डेफिनेटली फाइट करेंगे, और वो तब तक फाइट करेंगे जब तक कि वो इन्वेडर को भगा ना दे। एग्जैक्टली यूक्रेन कर रहा है ये काम। तो एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन पे सवाल आ गए, दूसरी तरफ मिलिट्री या सुपीरियर टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम की बात कर लो। जब लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि हम हैं तो हम ही हैं, फिर चाहे कोई आ जाओ, फिर है कि नहीं। आज यूक्रेन के लोगों ने हथियार उठा रखे हैं, तब जाकर के यूक्रेन डिफेंड हो रहा है। आर्मी तो कब की पस्त हो चुकी थी, पर अब आर्मी मतलब प्रोफेशनल आर्मी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो वहाँ के लोग अब आर्मी ज्वाइन कर करके कर ही रहे फाइट। तो पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि सुपीरियर इक्विपमेंट और यूनाइटेड नेशन, ये दोनों चीज़ें अब सवाल के घेरे में है ज़बरदस्त। अब देखने वाली बात यह है कि सर्दियाँ क्या सिखाती हैं, क्या इसका आउटकम होता है। वैसे तो बोलने को तो स्टेटमेंट में अभी ये भी आया है कि यूक्रेन वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। कितनी जल्दी खत्म होगा देखने वाली बात है, क्योंकि रशिया भी जो है वो अपने आप को डॉनबेस वाले, डोनेट्स्क वाले एरिया में कन्फाइन कर रहा है, जहाँ पर रशियन डोमिनेटेड कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, रशियन स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो रहती है। ठीक है ना। तो ये सिनेरियो है भैया। तो किस तरीके से ज्योग्राफी काम करती है आप समझ सकते हो। लास्ट आर्टिकल है मेकिंग वैक्सीन्स अ जन आंदोलन। देखो, इंडिया में जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था कोविड आउटब्रेक के बाद में, तो स्टार्ट होने में तो देखो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, पर फिर भी वर्ल्ड में जहां पर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज ने वैक्सीन डेवलप किया था ना, उससे ज़्यादा हम लेट नहीं थे। हमने शायद 1 या 1.5 महीने बाद में हमारा भी वैक्सीन लॉन्च हो गया था, 16 जनवरी 2021 से। और आप देखो कि आज तक वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ने जितना बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो कंडक्ट किया है, उतना बड़ा किसी ने भी नहीं किया है। ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हमने बहुत अच्छे से करवाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी हुआ अच्छे से। आर्टिकल को लिखा है आधार पूनावाला जी के द्वारा, ये सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, राइट। अब आप देखो, इसके अलावा लीडर है वहाँ के। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हमने काम किया, जहाँ पर प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन। अब सीधी सी बात है कि इतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, आज इंडिया को हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी के नाम से अगर फेमस कर पाए तो उसके पीछे यही तो कारण है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत शानदार प्रोग्रेस इंश्योर की है। साथ में पब्लिक के साथ में गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया, जिससे कि पब्लिक को फ्री में वैक्सीनेशन मिल पाया। कितनी शानदार सक्सेस मिली है। फिर आ जाओ डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना। ठीक है। गवर्नमेंट ने भी मिशन मोड में काम किया, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने साथ में काम किया, है ना। इसके अलावा देखा जाए लीडरशिप स्किल्स, वो तो क्लास ही देखने को मिली हमें। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा कि जो एक डर था कि हाँ जी भारत में तो करोड़ों लोग मर जाएंगे, उनको हमने बचा लिया। ठीक है। SARS-CoV-2 आउटब्रेक जब हुआ था ना, तब आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, बहुत ज़्यादा डर था, लॉकडाउन इसीलिए लगाए गए थे। पर वो फर्स्ट वेव में तो इतना डिजास्टर्स साबित नहीं हुआ जितना सेकेंड वेव में हुआ। पर वही बात है कि जितना डिजास्टर्स साबित हो सकता था उसको हमने डेंट पहुंचाया, कारण हमारा टारगेट था कि वैक्सीनेशन देकर के इंडिया को इम्यून बनाया जाए, और वही चीज़ हमने की।
टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोविन प्लेटफॉर्म आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म था जो बैकबोन के तौर पे काम कर पाया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो लगातार अपनी तरफ से अटेम्प्ट किए गए। देखो वैक्सीन डेवलप होने में कोई रातों रात तो तैयार होता नहीं है, ठीक है। वैक्सीन डेवलप होने में कई कॉम्पिटिटर, कई कंपटीशन वाले वैक्सीन उतरते हैं और उनमें से एफिकेसी, एफिशिएंसी किसकी अच्छी आ रही है उसको फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें साइंटिफिक कम्युनिटी भी काम करती है और फंडिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साथ में पब्लिक प्राइवेट सेगमेंट का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को फिर बाद में बताया हुआ आगे डिटेल में, ठीक है। रेगुलेटरी सिस्टम ने भी अपनी तरफ से पूरा दिया हुआ, जैसे इमरजेंसी यूसेज के लिए दे दिया कि हाँ भाई अगर 100 वैक्सीन लगेंगे तो हो सकता है 2, 4, 5 वैक्सीन ऐसे हो जो रिएक्शन कर जाएं, तो उन रिएक्शंस को भी टैकल करने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि वायलेंट बहुत ज़्यादा रहा है ये वायरस। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में, इंटर डिपार्टमेंटल मैनर में ये बताई दिया हमने। ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं जल्दबाजी में निकाल गया। पहला पॉइंट तो है कि 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमारे कंट्री ने एक एग्जाम्पल शो किया है वर्ल्ड को। फर्स्ट, हमने खुद के एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जितना हम रिसर्च और डेवलप कर सकते थे उतना हमने किया और उन लर्निंग्स के बेसिस पे वैक्सीन डेवलप किया। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल पुट किया दैट इज कि रेगुलेटरी सिस्टम कितना स्मूथली काम कर सकता है। और तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हमने हमारी फंक्शनिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया, तब जाकर के आज हम बहुत हद तक इस बीमारी को रोकने में सक्सेसफुल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लोगों का भी जो एक कंट्रीब्यूशन था, देखो लीडरशिप में जो कॉन्फिडेंस है ना इंडिया में आज ज़बरदस्त लेवल पे है। लीडरशिप की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि जी हाँ वैक्सीन लेना चाहिए, वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद नहीं प्रोटेक्टेड हैं तो फिर कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है वो कोविड के अगेंस्ट में। तो ऐसे में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर तो एंटी वैक्सर मूवमेंट चल रहा था कि हमें वैक्सीन नहीं लेना, जबकि इंडिया में खुल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। शुरुआत में हमें पता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे भी थी, पर बाद में टाइम बीतते बीतते आज फर्स्ट डोज लगभग एलिजिबल इंडिविजुअल्स में से 96.7% ने फर्स्ट डोज तो ले ली है। सेकेंड डोज की बात करें तो 89.2% ने, मतलब दोनों डोज ले लिए। 89.2% जो एलिजिबल थे उनमें से 89.2% ने, और प्रिकॉशनरी डोज जो अभी चल रही है बूस्टर डोज वो 18.7 करोड़ लोगों ने अभी तक ले ली है, और वो अभी भी आपको पता अवेलेबल है, हम आसानी से जाकर के ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमने काम किया है वो ये 3 pronged स्ट्रेटेजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, और डिपार्टमेंट रेगुलेटरी जो बिहेवियर था, रेगुलेटरी बॉडीज ने जो कॉपरेशन दिया वो हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आज की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की जो आई है उसके हिसाब से इंडिया में लगभग 2 करोड़ जानों को बचा लिया गया है वैक्सीनेशन के बेसिस पे। तो यही चीज़ हमारा मेन काम था कि कैसे हमने इस पैंडेमिक के टाइम पे वैक्सीनेशन को एक जन आंदोलन बना दिया, पीपल्स मूवमेंट बना दिया। तो ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। डिस्कशन में ये आर्टिकल्स थे, खत्म। थैंक यू वेरी मच।